is defined as money on deposits in banks and any item that bank will accept for deposit. हर वो चीज जो बैंक एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। These items include coins, paper, money, checks। देखो, मनी को भी, कॉइन्स को भी एक्सेप्ट करेगा बैंक, पेपर मनी को यानी कि रुपीस, चेक्स, मनी ऑर्डर्स, ट्रेवलर चेक्स, राइट। मोस्ट कंपनीज मेंटेन सेवरल बैंक अकाउंट्स, राइट। ज़्यादातर कंपनी जो है मुख्तलिफ सेपरेट सेवरल बैंक अकाउंट्स, मिसाल के तौर पर कंपनी कैन मेंटेन इन डिफरेंट बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, जैसे MCB बैंक, UBL बैंक, हबीब मेट्रो बैंक, एंड आल्सो कीप स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश अपने पास भी रखते हैं, ठीक है, ताकि इमीडिएट जो शॉर्ट टाइप है, इमीडिएट पेमेंट्स हैं इन सिग्निफिकेंट अमाउंट की, जैसे परचेज ऑफ स्टेशनरी, पेमेंट टू स्वीपर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर्स, सो ऑन, ठीक है। ये एक कैश सब्सिडरी लेजर, देखो एक कैश सब्सिडरी लेजर, सब्सिडरी लेजर का मतलब वो एक कंट्रोल लेजर का जो सब्सिडरी है। कैश सब्सिडरी लेजर इंक्लूड्स सेपरेट अकाउंट्स corresponding to each bank account, separate accounts corresponding to each bank account and cash on hand and within an organization, cash in hand within an organization, ठीक है। सबको हम कहते हैं कैश सब्सिडरी लेजर, जिसमें जितने भी बैंक में, कहने का मकसद है अकाउंट हमारे ओपन है वो भी इसमें शो कर रहा है बैंक वाइज। इसके अलावा कैश जो हमारे पास इन हैंड है वो भी शो कर रहा है, सब बैंक ए में कितना अमाउंट है, बैंक बी में कितना अमाउंट है, बैंक सी में कितना अमाउंट, बैंक डी में कितना अमाउंट, और कैश इन हैंड भी हमारे कितना, और फिर टोटल, ठीक है। टोटल जो है वो हमारा कंट्रोल लेजर में फिगर आ रही होगी, ठीक है। तो ये कैश मैनेजमेंट क्या है, देखो व्हाट इज कैश मैनेजमेंट। देखो कैश मैनेजमेंट इज मेंट टू प्लान, कंट्रोल एंड accounting for cash transactions, cash balances. So cash management is meant to plan, control and accounting for cash transactions. कैश ट्रांजेक्शन का जो जिसमें कैश डायरेक्टली डील हो रहा है, कि हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास जा रहा है, और फिर बैलेंस भी क्या है हमारे पास बच रहा है, डेट वाइज, मंथ वाइज, राइट। ये कहते हैं कैश मैनेजमेंट को। डे टू डे हम उसको मेंटेन किया हुआ है कि जब भी कैश हमारा रिसीव होगा तो हमारा कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा, पेमेंट होगी तो कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव कैश मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। नंबर 1, प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीट्स एंड कैश डिस्बर्समेंट एंड कैश बैलेंस। पहला तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैश मैनेजमेंट का, कि प्रोवाइड एक्यूरेट accounting for cash receipts and cash disbursement and cash balances। कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है कि जहाँ कैश रिसीट्स जो हो रही है हमारे पास सेल से, जिस कस्टमर से पैसा आ रहा है उसकी हम रिसीट दिखा रहे हैं, ठीक है। और भी रिसीट्स हो सकती है, बैंक से हमारे पास रिसीट्स हो रही है, जो फॉर एग्जांपल इनकम, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो वो सब हम इसमें दिखा रहे हैं रिसीट्स में। फिर डिस्बर्समेंट हम कर रहे हैं, डिफरेंट सप्लायर्स को भी डिस्बर्समेंट होती है, एम्प्लॉइज की डिस्बर्समेंट हो सकती है, लाइक सैलरीज वगैरह, यूटिलिटी बिल हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब की पेमेंट भी दिखा रहे हैं इसी हमारे कैश मैनेजमेंट में। और फिर हमारा कैश बैलेंस क्या बच रहा है, डेट वाइज, मंथ वाइज, ठीक है। नंबर 2, प्रिवेंट और मिनिमाइज लॉसेस फॉर थेफ्ट। और ये भी मकसद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको भी इस तरह हमने इसको मेंटेन किया हुआ है कि कोई लॉसेस ना हो, कोई यानी कि लॉसेस मिनिमाइज कर रहे हैं। प्रिवेंट और मिनिमाइज लॉसेस फॉर थेफ्ट, फ्रॉड से पैसा निकल जाए, चोरी से पैसा निकल जाए, उसको भी हमने प्रिवेंट किया हुआ है, या कम से कम बहुत मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। थर्ड, एंटिसिपेट द नीड फॉर बोरोइंग। है, इसकी भी एंटिसिपेशन हो रही है कि हम वक्त से पहले
एंटिसिपेट कर ले कि हमें बोरो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एंटिसिपेट द नीड फॉर बोरोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल नाउ इन द वेरी सून रमजान इज कमिंग, इसकी एक एग्जाम्पल दूं मैंने, ठीक है, रमजान आपका करीब करीब है, ठीक है, रमजान मुबारक, ठीक है। तो कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, कंपनी के अंदर रमजान के अंदर एक्टिविटी स्लो हो जाती है, स्पेशली प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है और सेल भी शुरू हो जाती है, स्पेशली सेल आपकी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। अब जब सेल रिड्यूस होगी तो नेचुरली ऑब्वियसली हमारी कैश रिसीट्स फ्रॉम द customers will reduce. Suppose this next month is April and Ramzan is falling, तो obviously कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी ना, खासकर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, फाइनेंस मैनेजर या जीएम फाइनेंस, वो एंटिसिपेट करेगा कि यार रमजान के महीने में हमारी सेल डाउन होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अलर्ट कर देगा, ठीक है, सेल डाउन होगी। क्या होगा, जब सेल डाउन होगी तो कस्टमर से पैसा कम आएगा, जब कस्टमर से पैसा आएगा तो इसने फौरन अपना बजट भी तैयार किया, फाइनेंस मैनेजर ने, कि भाई अप्रैल के महीने में है कहीं पैसे की शॉर्टेज हो रही है, हाँ भाई हो रही है, उसने देखा कि भाई अप्रैल के महीने में है रिसीट्स कम हो रही है और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट वही होंगे, सैलरी वही पेमेंट करनी है, यूटिलिटी बिल वही पे करना पड़ेगा, ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट पे करनी सेम है, और कलेक्शन कम हो रहा, तो ऑब्वियसली कैश बैलेंस डाउन होगा, और हो सकता है इतना डाउन हो जाए कि कंपनी हैव टू बोरो फ्रॉम द बैंक, है यानी ओडी लेना पड़े, है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक से करनी पड़े। तो ये देखो यहाँ पर अप्रैल के महीने में फॉरेन मैनेजर ने एंटिसिपेट कर लिया कि नीड फॉर बोरोइंग, भाई हमारी अप्रैल के महीने में भाई कितनी शॉर्टेज हो रही है कैश की, उसने कंप्यूट कर लिया कि भाई 2.5 लाख रुपए की शॉर्टेज हो रही है हमारी, ठीक है। उसने फॉरन अपने बैंक से सपोज यूबीएल से बात की कि भाई यूबीएल मैनेजर से कि अप्रैल के महीने में वी नीड 2,50,000, ठीक है, क्या ओडी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमें चाहिए, राइट, वी विल बोरो फ्रॉम यू। मार्च में उन्होंने बता दिया पहले से, है अपने बैंक को जो जिनसे अच्छी डीलिंग है, ठीक है। तो ये कहते हैं, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, एंटिसिपेट, देखो ये सब चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक अकाउंटिंग में सब जानना चाहिए, और ये सब आपके प्रैक्टिकल चीजें काम आएंगी, ये आपको प्रैक्टिकली अब ऑफिस में बैठे होगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब ये पास करोगे तो ऑफिस में अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हो तो यू विल नीड दिस सच थिंग, देखो एंटिसिपेट द बोरोइंग, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं, बिकॉज आई वर्क 29 ईयर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, देखिए, एंटिसिपेट द नीड फॉर बोरोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को तो चलाना, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे की शॉर्टेज हो रही है, तो उन्होंने बोरो को एंटिसिपेट कर लिया, अप्रैल के महीने में हमें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक 3 क्लियर हो गया। फोर्थ वन, प्रिवेंट unnecessarily large amount of cash into current amount accounts or in hand that produce no revenue, ठीक है, ये भी प्रिवेंट करना है, यानी कि इससे बचना है कि गैर जरूरी अननेसेसरी है, बहुत हैवी अमाउंट हमने करंट अकाउंट्स में रखा हुआ है बैंक में, या कैश इन हैंड रखा हुआ, ठीक है। अगर ऐसा हम करता है मैनेजर, ठीक है, तो वो तो फिर कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो तो अगर हम हमारे पास कैश बहुत है माशाल्लाह, तो हमें चाहिए कि हम उसको सेविंग अकाउंट में रखें, या फिक्स डिपॉजिट में नहीं, चलो सेविंग अकाउंट में रखें, ठीक है, ताकि कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिले, ठीक है, इस लिहाज से। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंट अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है, अगर हमारे पास अमाउंट कैश बहुत है तो हम इसको करंट अकाउंट में नहीं रखें, ना इन हैंड रखें, बल्कि हम इसको सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखें, ताकि उससे हमें कुछ रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कहते हैं, देखो ये भी कैश मैनेजमेंट में आ रहा है, नंबर 4, सो इम्पोर्टेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 पे आइए। अच्छा, अब देखिए ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट थी कैश मैनेजमेंट। अब हम बता रहे हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, कैश को कैसे इंटरनल कंट्रोल कैसे रखा जाएगा, ठीक है। देखिए, इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, भाई आप लोग जो लेट कमर्स हैं, आई अगेन वार्न टू लेट कमर्स, प्लीज अराइव इन क्लास एट 4 o'clock ऑलवेज,
if you want to get through in the coming examination. One minute. Every minute is very important for all students. If you are serious, you must join the class at 4 o'clock exactly. Internal control over cash. देखो इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश कैसे, इंटरनल कंट्रोल कैसे इसको रखा जाएगा, और कैश सिंपली एज ए मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड थेफ्ट ऑफ कैश, thus includes accurate accounting for cash transaction. The major steps है ये इंटरनल कंट्रोल में, जो मेजर स्टेप्स कंपनी लेगी इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग. देखो सेपरेट, देखो किस तरीके से, सिर्फ कहने की बात तो नहीं होगी ना. इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश के क्या मतलब, फ्रॉड नहीं हो, थेफ्ट नहीं हो, ठीक है, ये मेन चीज है ये इंटरनल कंट्रोल में. तो अब इसको क्या स्टेप्स लेगी कंपनी, देखिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा. देखिए नंबर 1, सेपरेट द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. कहने का मकसद है एक कैशियर है जो हैंडल कर रहा है कैश कंपनी के अंदर, ठीक है, उसका काम है कैश की पेमेंट करना, राइट, एंड कैश रिसिट भी हो रहा है, उसके पास कैश आ भी रहा है. तो अब उसकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो सेपरेट बंदा करे, ठीक है, ये नहीं, वही नहीं कर रहा है. जो कैश आ रहा है या कैश की डिस्बर्समेंट हो रही है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है बी पर्सन कर रहा है. ए इज द कैशियर और बी इज द रिकॉर्ड कीपर. कहने का मकसद है ताकि अगर वो फ्रॉड करेगा तो रिकॉर्ड में फेर फेर कर देगा, ठीक है, तो रिकॉर्ड जो है दूसरा बंदा कर रहा है, ठीक है, तो मिनिमाइज हो जाएगा ना फिर उसको कर. तो क्या देखो, ताकि उसके रिकॉर्ड के हिसाब से कैश कितना बचा, कहने का मकसद है, और इस कैशियर के पास कितना कैश है, राइट. देखो सेपरेट द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. नंबर 2, प्रिपेयर कैश बजट. ये कंट्रोल में हम कैश बजट भी बना रहे हैं, यानी कि कैश बजट का मतलब फोरकास्ट ऑफ प्लान कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट. हम फोरकास्ट कर रहे हैं. कैश बजट क्या है कि वी आर फोरकास्टिंग के नेक्स्ट मंथ में हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल से कैश आ सकता है, कैश सेल से भी कैश हो जाएगा, ठीक है, बैंक से हमने कोई इंटरेस्ट हमें मिल सकता है, डिविडेंड्स हमें आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों को फोरकास्ट करना कि भाई अप्रैल के महीने में क्या होगा, और कैश की पेमेंट हमारी क्या होगी, सैलरी, वेजेस, यूटिलिटी बिल, सप्लायर्स पेमेंट्स एंड सो ऑन, राइट, एंड कैश बैलेंस मंथ वाइज. सब देखो क्या सेकंड क्या है कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं कैश सेकंड में, ठीक है. थर्ड वन, ऑल कैश रिसीट्स मस्ट बी डिपॉजिट डेली इनटू द. अगर कैश हमारे पास आए आज, ठीक है, चाहे कैश सेल हो रही है या कोई भी कैश हमें मिल रहा है, क्या है कंपनी को चाहिए फौरन बैंक में डिपॉजिट कर दो, इमीडिएटली सेम डे में. ऑल कैश रिसीट मस्ट बी डिपॉजिटेड डेली इनटू द बैंक. टुडेज रिसीट एट लीस्ट मस्ट बी डिपॉजिटेड टुडे और मैक्सिमम टुमारो, ठीक है, शाम को रिसीट्स हुई थी उसको चलो सुबह जमा कर लो, लेकिन कैश इन हैंड नहीं रहे, ठीक है. मेक ऑल पेमेंट्स बाय चेक्स. जो भी पेमेंट हम करें, सैलरीज की पेमेंट, राइट, यूटिलिटी बिल की पेमेंट, ठीक है, पेमेंट टू द सप्लायर्स एटसेट्रा, ऑल मस्ट बी थ्रू द चेक, ठीक है, कैश की पेमेंट नहीं. the only exception क्या हो सकता है, मे बी फॉर स्मॉल पेमेंट, जैसे पेटी पेमेंट है, अभी आपने पेटी कैश भी पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल पेमेंट है, उसको तो जाहिर है पेटी कैश ही हैंडल करेंगे ना, कि हम स्वीपर्स को पे कर रहे हैं, राइट, कोई बार वाले को पे कर रहे हैं, उन लोगों को तो चेक से नहीं कर सकते ना, तो इट मे बी मेड थ्रू द पेटी कैश फंड. एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर ए चेक इज मेड. अब जो भी पेमेंट आए है, पहले उसको वेरीफाई करो. जैसे सप्लायर्स की पेमेंट हो रही है, मिस्टर ए सप्लायर है, इसकी पेमेंट है, तो बाकायदा उसकी वेरिफिकेशन हो. वेरिफिकेशन कैसे होगी, स्टोर भी वेरीफाई करेगा उसके बिल को कि भाई ये जो डिलीवरी इसने दिया है, हाँ वाकई स्टोर ने रिसीव कर लिया, और वो डिलीवरी ओके, ठीक है, इसका मतलब उसकी बिल के ऊपर वो भी साइन करेगा स्टोर मैनेजर कि ये ऑल, जैसे मार्च का बिल है तो मार्च की बिल पे उसने सारी
दिखाइए कि हमने ये सप्लाई किया, स्टोर मैनेजर उसको वेरीफाई करके भेज देगा अकाउंट डिपार्टमेंट, यस he supplied such and such items and all are okay, or suppose some are rejected तो सब वेरीफाई कर देगा बिफोर चेक इज मेड। जब ये सब वेरिफिकेशन हो जाएगी, मैनेजर भी साइन कर देगा फाइनेंस का, फिर चेक बनेगा, फिर हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगी, उसके साथ पर्टिकुलर्स लगे होंगे, सर ऑल दिस पेमेंट दिस बिल इज वेरीफाइड, राइट। ये मतलब है मंथली। देखो ये हम फिर एक सेपरेटली बताएंगे आपको, मंथली रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। मंथली रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट, ये क्या भाई, देखें जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना, कंपनी जब पैसा जमा करा रही होती है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा लैक्स या मिलियंस में कैश हो सकता है, ठीक है, मिलियंस में, और डेली ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे होते हैं बैंक में, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, सपोज 4 बैंक है। अब मिलियंस के अमाउंट जो है बैंक ए बी सी में डी में है, ठीक है। अब मंथ एंड पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट सेंड करता है, बैंक स्टेटमेंट कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी भी मेंटेन कर रही होती है कि हमारे बैंक ए में कितना बैलेंस है, कि बी में कितना, सी में, जो भी रिसिट हो रही है बैंक में जमा कराया, रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट बैंक के थ्रू हुई तो रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अब बैंक हमारा बैंक स्टेटमेंट सेंड करेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। सपोज आपका मार्च की जो बैंक स्टेटमेंट है वेरी नेक्स्ट अप्रैल के 1 या 2 को बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। वो स्टेटमेंट बताएगा कि भाई मार्च 31 को आपके बैंक में कितना पैसा था, मार्च 31 को। कंपनी अपने रिकॉर्ड से चेक करेगी कि हमारी 31 तारीख को हमारे जो यूबीएल बैंक है सपोज, इसमें कितना, तो क्या होता है कि नॉर्मली डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस आ रहा होता है कि बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके अकाउंट में 12 लाख है, हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि नहीं 12 लाख नहीं है, 12.5 लाख। तो हम क्या करते हैं, इसको रिकनसाइल करते हैं। रिकनसिलेशन का मतलब कि हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, वो रीजंस। अब हम बैंक स्टेटमेंट जब रिकनसिलेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे कि बैंक रिकनसिलेशन है क्या, ठीक है। इसका एक टॉपिक है पूरा डिटेल में जिसको मैंने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका चैप्टर का ये, ठीक है। ये सब मैंने अभी पढ़ाया, इंटरनल कंट्रोल ऑफ ओवर कैश, ठीक है। इसमें बताया सेपरेट फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश फ्रॉम द मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर कैश बजट, ठीक है। ऑल कैश मस्ट बी डिपॉजिटेड डेली, बैंक पेमेंट्स बाय चेक ओनली, मेक ऑल पेमेंट बाय चेक, एवरी एक्सपेंडिचर बी वेरीफाइड, है। आपने देखो ये हर जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन है, ये भी इंटरनल कंट्रोल ऑफ चेक है। अब हम आ गए, अब बैंक, इसमें बैंक हमने कैश इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो रह गया बैंक स्टेटमेंट है, जिस पे ये टॉपिक समझो सेपरेट है, इसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है। इससे हम रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट से, राइट। अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या, राइट, यानी कि देखो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ना, क्योंकि it will contain a huge amount sales made on credit, इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल will arise if sale is made on credit, then account receivable will arise, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत ह्यूज अमाउंट, जिसके अंदर पता नहीं कितने कस्टमर्स होंगे, सपोज 20 कस्टमर्स को हम सेल कर रहे हैं, कि सब अकाउंट रिसीवेबल के भाई ए बी सी डी ई सारे अप टू 20 कस्टमर्स को हमने सेल किया है, हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी हमें मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट जरूरी है। तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल की, है इस पे आपको अभी बताते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखिए
अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ, यानी कि ट्रेड ऑफ कर रहे हैं हम दोनों में, बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये देखिए ट्रेडिंग हो रही है कॉस्ट एंड बेनिफिट। कहने का मकसद क्या है? कीप इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एज लॉन्ग एज इट्स फाइनेंशियल बेनिफिट गेट्स हायर देन द कॉस्ट। देखो जब हम अकाउंट क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इस पे भी कॉस्ट अराइज होती है। एक तो पैसा डेफर हो गया, राइट, लेट हो गया, ठीक है। फिर बैड डेट्स भी हो सकता है 1% कस्टमर पैसा ही नहीं दे, है तो ये भी तो कॉस्ट है ना। तो क्या है देखो, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है? इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, दैट इज कीप इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एज लॉन्ग एज इट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स गेट्स हायर देन द कॉस्ट। है उस वक्त तक आप सेल क्रेडिट पे कर सकते हो कि हमारा बेनिफिट क्रेडिट पे सेल करना ज्यादा हो एज बनस्बत इसकी कॉस्ट के ऊपर, राइट। ए वेरी लिबरल, देखो इसको मजीद आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ए वेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, वेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि भाई जो कस्टमर आ रहा है, क्रेडिट लिबरल का मतलब है क्रेडिट पॉलिसी यानी कि उधार दे पे देना चीजों को, और वेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, जो आया उसको, जिसने डिमांड किया कि भाई आई वांट गुड्स ऑन क्रेडिट, हमें सेल करो क्रेडिट पे, आप बड़े लिबरल है? जो आया उसको क्रेडिट पे दे दिया आपने, ठीक है, जिसने डिमांड किया क्रेडिट, इसको कहते हैं लिबरल पॉलिसी। लेकिन क्या होगा इससे? इंक्रीजेज सेल्स डेफिनेटली, आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी 100%। तो जिस कस्टमर ने डिमांड किया हमें क्रेडिट पे सेल दो, हमने दे दिया, है सेल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या है? बट आल्सो इनहांस बैड डेट्स, लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। जिसको बगैर सोचे समझे, हमने देखा नहीं उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसका करेक्टर नहीं देखा, ठीक है, और आपने दे दिया उसको क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सेल तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन बैड डेट्स भी इंक्रीज होने लगेगी, राइट। तो ये देख के देना है लिबरल पॉलिसी, राइट। अक्सर कंपनी बंद हो जाती है, राइट। क्या आप इतनी लिबरल पॉलिसी रखोगे तो पैसे ही नहीं रिकवर हो सका, कंपनी बंद हो गई। हमारे देखा है ऐसी भी कंपनी जो है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जिसमें जिन्होंने इतनी लिबरल पॉलिसी रखी कि जो कस्टमर आया दे दिया और उसमें फिर रिकवरी ही नहीं हो सकी और कंपनी बैंकरप्ट हो गई, राइट। ऑन दी अदर हैंड एक कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम बहुत ही कम देते हैं क्रेडिट, रिड्यूसेस बैड, ये तो रिड्यूस हो जाएंगे बैड डेट्स एक्सपेंस का मतलब कि सेल मेड एंड अकाउंट रिसीवर नॉट रिकवर्ड, उसको कहते हैं बैड डेट। बट आल्सो डिक्रीज द, लेकिन अगर बहुत ही कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी होगी तो क्या होगा? बैड डेट्स तो रिड्यूस हो गए लेकिन सेल भी रिड्यूस हो जाएगी। जब हम इतनी ज्यादा शार्पली, इतनी ज्यादा टाइट कंट्रोल किया हुआ है क्रेडिट पे, तो हमारी सेल भी रिड्यूस हो जाएगी। दस, एवरी कंपनी प्रिपेयर्स अ क्रेडिट पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द अकाउंट रिसीवर, व्हाट इज, ठीक है, तो कंपनी एक क्रेडिट पॉलिसी बनाती है, ठीक है, उसको अकाउंट रिसीवर को मैनेज करने का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इस पेज पे। अब ये देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी बनाती है, तो यार क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? अब आपके जहन में आएगा ना, क्रेडिट पॉलिसी बनाती है तो इसका क्या मतलब क्रेडिट पॉलिसी? तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, क्या है भाई क्रेडिट पॉलिसी कंपनी बनाती है अकाउंट रिसीवर को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? देखिए क्रेडिट पॉलिसी क्या है? नहीं, ये क्रेडिट पॉलिसी कंपनी की मैनेजमेंट बनाएगी और ये क्रेडिट पॉलिसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल हुआ होगा, ठीक है। ये क्रेडिट पॉलिसी इस बेसिस के ऊपर, अगर मार्केटिंग मैनेजर चाह रहा है क्रेडिट पे देना तो देखो फाइनेंस मैनेजर अलाउ करेगा नहीं करेगा, देखना है। देखो इट इज ए गाइडलाइन दैट एक्सप्लेन दैट हाउ टू डिसाइड which customers are sold on credit, that is credit selection, क्रेडिट लिमिट। देखो ये क्रेडिट पॉलिसी, इस बेसिस पे क्रेडिट पे डिसाइड करेगा फाइनेंस मैनेजर। देखें है इसकी इंपॉर्टेंस, देखो क्लास फाइनेंस मैनेजर, क्रेडिट सिलेक्शन अभी बताएंगे क्या, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड,
एडवांस डिपॉजिट्स, कलेक्शन पॉलिसी। ये देखो क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये चीजें आगे भी काम आएंगी। ठीक है, बहुत, ये जो नोट्स है ना, ये आपके प्रैक्टिकली आपके लिए यूजफुल भी होंगे बहुत। क्रेडिट सिलेक्शन, सबसे पहले क्रेडिट सिलेक्शन क्या है, देखिए। क्रेडिट सिलेक्शन to decide about a particular customer, that whether he she is eligible to buy the company's products on credit on his her financial position character। पहला क्या है, क्रेडिट सिलेक्शन का मतलब है कस्टमर की सिलेक्शन, किस कस्टमर को, किस which one है, which customers we should decide to sell on credit। कहने का मकसद है क्रेडिट सिलेक्शन टू डिसाइड अबाउट ए पर्टिकुलर कस्टमर, that whether he she is eligible to buy the company's products on credit। क्या वो जो बंदा डिमांड कर रहा है, या ही शी, क्या वो एलिजिबल है कि वो उसको क्रेडिट पे दिया जाए। किस तरह एलिजिबल लिंक करेंगे हम, उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, है कि भाई उसके उसके पास इतना पैसा है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी है, उसके पास एसिड्स मौजूद है, अगर कल को वो पैसा नहीं देता तो क्या हम उससे रिकवर कर लेंगे, राइट। नंबर टू, उसका करेक्टर भी देखेंगे, हम उसका करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेंगे डिफरेंट लोगों से कि इसका करेक्टर कैसा है। ऐसा तो नहीं ये पैसा लेके देता ही नहीं है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेंगे और साथ साथ उसका फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि कंपनी देखेगी कि भाई उसकी उसमें तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके पास एसिड्स कितने हैं, नेट एसिड्स कितने हैं, देखा जा सकता है। कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि हम उसी कस्टमर को सेल करेंगे जिसके पास नेट एसिड्स हो, एसिड्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसिड्स कम से कम 3 मिलियन के तो हो, ये समझो क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो उसका एसिड देखा, ठीक है, उसका बिजनेस है तो पता लग जाएगा, और फिर उसका करेक्टर देखा, अगर उसको पूरा उतर रहा है तो हमने कहा क्रेडिट सिलेक्शन, ये कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, क्रेडिट पे हम माल इसको दे देंगे। ठीक है। नंबर टू, क्रेडिट लिमिट। अब क्या है, सिलेक्शन तो कर लिया हमने 20 कस्टमर को कि हम वी कैन है इसको क्रेडिट पे दे सकते हैं माल, है। और से सुनो बात, लेकिन क्या है कि भाई किस कस्टमर को कितना क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि इट एस्टेब्लिशेस द rupee figures for the maximum amount of credit you are willing to grant to a particular कस्टमर वाइज ये लिमिट होगी। कस्टमर ए के लिए लिमिट है कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख हम क्रेडिट दे सकते हैं, बी को भाई 6 लाख है, सी को 7 लाख है, डी को भाई सिर्फ 1 लाख। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए। ठीक है, तो ये है कहते हैं क्रेडिट लिमिट, राइट। क्रेडिट पीरियड, अब ये भी डिसाइड करना है क्रेडिट की, जब हम क्रेडिट पे देंगे तो कितने दिनों के बाद ही शी मस्ट पे क्रेडिट पीरियड, the total length of time allowed to the credit buyer to pay within that period for this credit purchase। अगर आपसे वो क्रेडिट परचेज कर रहा है, तो उसको लिमिट दे दिया कि भाई आपने 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी, आपने 20 डेज के अंदर पेमेंट करनी, लिमिट दे दिया उसको, मैक्सिमम लिमिट, विद इन दिस पीरियड यू हैव टू पे, अदरवाइज टाइम बार हो जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट पीरियड कहते हैं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड अंटिल फुल पेमेंट हो। 30 दिन का मतलब है कि उसने 10 लाख रुपए का क्रेडिट दिया तो आज की तारीख में, ठीक है, 29 है आज, है? इसका मतलब 30 डेज का है, इसका मतलब कि भाई वो 29 अप्रैल तक उसकी पेमेंट पूरी हो जानी चाहिए, आज जो परचेज करें। ठीक है, ये कहने का मकसद, इट इज द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड अंटिल द फुल पेमेंट ऑफ द अकाउंट इज ड्यू, राइट। नंबर नेक्स्ट, क्रेडिट पॉलिसी में एडवांस डिपॉजिट है। यहाँ पर क्या देखो, हम कुछ कस्टमर से कहते हैं आप पहले एडवांस में भी डिपॉजिट करो, जैसे न्यू कस्टमर है तो यू मे रिक्वायर फ्रॉम कस्टमर टू पे ए पोर्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू इन एडवांस बिफोर क्रेडिट सेल इज मेड। क्या आपकी सेल हो रही है 10 लाख रुपए की, उसको सेल कर रहे हैं, कह रहे नहीं आप 2.5 लाख रुपए पहले जमा भी करो, 5 लाख जमा भी करो, फिर हम देंगे आपको क्रेडिट। और लास्ट क्रेडिट, ये लास्ट क्रेडिट पॉलिसी कलेक्शन पॉलिसी क्या, it is defined as the procedures to be followed
to collect the account receivable after the expiry of the credit. कहने का मकसद है कि डेट एक्सपायर हो गई, 30 डेज दिया था ना, एक्सपायर हो गई। अब कलेक्शन पॉलिसी में क्या चीज है, इसमें क्या है, देखो, इट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू कलेक्ट द अकाउंट रिसीवेबल आफ्टर द। अब कैसे कलेक्ट किया जाए, क्रेडिट पीरियड भी एक्सपायर हो गया, किस तरह लेंगे? इट इज द फाइनल एलिमेंट इन क्रेडिट पॉलिसी। वैरायटी ऑफ कलेक्शन प्रोसीजर में बी यूटिलाइज्ड बाय द फर्म टू कलेक्ट ओवर ड्यू अमाउंट। कैसे? दीज में इंक्लूड लेटर राइटिंग। सबसे पहले उसको हमने लेटर लिखा कि भाई आपके 30 डेज पूरे हो गए, पैसे पेमेंट अभी तक नहीं की आपने, पे इमीडिएटली। हमने उसको लेटर भेजा, राइट। टेलीफोन कॉल्स किया है, मोबाइल पे उसके पिटीशन पे रिंग किया कि इट इज ओवर ड्यू, प्लीज पे इमीडिएटली। पर्सनल विजिट्स भी किया, हमने अपने एग्जीक्यूटिव को उसके प्रीमिसेस पे भेजा उसके कि भाई पैसा वापस कर दो फौरन। फिर इसके बाद लास्ट हमने क्या किया, लीगल यूजिंग कलेक्शन एजेंसी, हमने केस पुलिस में दिया और कोर्ट में चला गया, लीगल एक्शन, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ठीक, ये कहते हैं इसको कलेक्शन पॉलिसी। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे इसके हमारे क्रेडिट पॉलिसी के, क्रेडिट सिलेक्शन, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड, एडवांस डिपॉजिट और कलेक्शन पॉलिसी। ठीक है, अब तक आप लोगों को सबको क्लियर है? अब तक जो कुछ पढ़ाया बोले, मजा आ रहा है? भाई जवाब दें। यस सर। चले आगे चले भाई। ठीक है, क्लियर सर, समझ आ रहा है सर। चले रिमशा, सीआर हमारी, आपको भी समझ आ रही है सब? जी सर। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो अब ये आपको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल, अब हम बता रहे हैं कि व्हेन गुड्स और सेल्स सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन अकाउंट रिसीवेबल अराइजिंग है। यू नो, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ लिया। और अकाउंट रिसीवेबल कब अराइज होगा? जब हम गुड्स डिलीवर करें या सर्विसेज रेंडर करें ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, तो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है। और इसकी एंट्री क्या होती है? देखो, अगर हमने गुड्स रेंडर किया तो हम क्या एंट्री करेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, ये जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट किस तरह होगा? है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, सेल्स क्रेडिट, राइट। और अगर और स्पेसिफिक हो जाओ कि हम अगर सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो हम फिर डेबिट क्या करेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, राइट। सेल्स हम अमूमन उस वक्त लिखते हैं जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं, फिर हम लिख देंगे रेवेन्यू अर्न क्रेडिट, रेवेन्यू अर्न क्रेडिट, राइट, ये नाम दे दिया उसका, राइट। तो आपने ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, चलो अब देखिए वैल्यूएशन। अब बात ये है, और तलब आपको है ये, अब कि जब हम सेल करते हैं ना क्रेडिट पे, तो अकाउंट रिसीवेबल अराइजेज होता है, अकाउंट रिसीवेबल अराइज होगा, यानी कि हमें पेमेंट फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन ये है कि जब, और ये भी पता है कि कुछ थोड़ा बहुत बैड डेट्स हो जाता है, कुछ पैसा रिकवर होगा नहीं, 1-2% कस्टमर, एक दो ऐसा होता है कि कस्टमर प्रैक्टिकली के बैड डेट्स हो जाता है, यानी कि रिकवरी नहीं होता पैसा। ठीक है, कस्टमर पैसा दे नहीं पाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, या बैंक या कस्टमर आउट, मतलब है कि ट्रेस आउट ही नहीं होता है कहाँ गया। ठीक है, जाहिर है कंट्री में करप्शन भी है। ठीक है, तो क्या है, लेकिन रिस्क भी लेना है। तो अब सवाल ये है, ये जो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है ना, इसको मैं पहले कहानी बता दूं उसकी। तो अब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल को अगर हम, जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे बैलेंस में मौजूद है, हम उसी को बैलेंस शीट में शो कर दें, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। क्यों? कि वो जो है 100% जो है
वो रिकवर नहीं होगा, हमें पता है 1-2% बैड डेट्स हो सकता है। तो अगर हम उसको सेम उसी लेवल पे उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं ना, तो वो ओवर स्टेट हो जाता है तो सेल वो ऑन क्रेडिट है, लेकिन पता है कि 1-2% कस्टमर पैसा नहीं देंगे, तो ओवर स्टेट हो गया ना, तो हम इसकी वैल्यूशन कैसे करें? तो क्या है, देखिए ये, इसलिए इस टॉपिक में क्या है, देखो, वैल्यूशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। वंस कंपनीज रिकॉर्ड account receivable in the books of account, then question arises how they should report in the balance sheet, as some account receivable will become uncollectible। कुछ अकाउंट रिसीवेबल अनकलेक्टिबल हो जाएगा, यानी कि वो रिसीव ही नहीं होगा अकाउंट रिसीवेबल, सम स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो कंपनीज रिकॉर्ड सच अनकलेक्टिव अकाउंट एज बैड डेट्स एक्सपेंस, और कार्ड, इसको बैड डेट्स एक्सपेंस भी कहते हैं, या फिर इसको ये भी कहा जाता है ज्यादातर कार्ड का अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस या फिर और कॉल्ड अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। समझ गए? जाहिर एक्सपेंस है, ये डेबिट बैलेंस हो रहा होगा। हाँ? तो टू मेथड्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर कैलकुलेटिंग बैड डेट्स। अब इनको कैलकुलेट करने का कि यानी कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस या बैड डेट्स एक्सपेंस को कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करें कि इतना अमाउंट जो है बैड डेट्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक अजम्पशन है। तो दो मेथड है, दो मेथड है। एक तो कहलाता है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है, ये कोई इतना अच्छा नहीं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। दूसरा है अलाउंस मेथड। कौन से दो मेथड है? टू मेथड्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर कैलकुलेटिंग बैड डेट्स एक्सपेंस। पहला मेथड है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, दूसरा है अलाउंस मेथड। ठीक है, अलाउंस मेथड है, अलाउंस मेथड पॉपुलर है, इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, इसको बताते हैं। क्या पहला पहले डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, नाम से जाहिर है। ठीक है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या है? देखो, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एज एंड व्हेन एनी स्पेसिफिक अकाउंट इज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल इट इज रिटर्न आउट। कहने का मकसद है, जब हमें ये पता लग जाए, हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, हमें पता लगा यार ये जो कस्टमर वाई है ना, मिस्टर सपोज मिस्टर जुनैद, जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया, इससे पैसा अब नहीं मिलेगा है, पैसा इससे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पता लग गया कि ये मिस्टर जुनैद जो है ना, ये अनट्रेसेबल हो गया, गायब हो गया, इसका ना एड्रेस, जिस एड्रेस पे था ना, ये है ही नहीं। ठीक है, पता नहीं कहाँ गया। या फिर ये कस्टमर जो है ना बैंक रप्ट हो गया, इसके पास पैसे ही नहीं कि आपको दे सके। दो रीजन हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके अब इसको राइट ऑफ कर दो, पैसा मिलेगा ही नहीं। तो उसको हमने क्या किया, जब कंफर्म हो गया है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है ना, जब कंफर्म हो गया कि मिस्टर जुनैद 20 कस्टमर चल रहे हैं, 50 कस्टमर चल रहे हैं, जुनैद का कंफर्मेशन हो गया, या तो अनट्रेसेबल है ये, ठीक है, या दूसरे ये कि ये पता लगा कि ये बैंक हो गया और ये पैसा दे ही नहीं सकता, इसने कह दिया मैं नहीं दे सकता पैसा। ठीक है, ना इसके पास प्रॉपर्टीज है, बस गलती से सेल कर दी गई क्रेडिट पे, मैनेजर ने कर दिया। तो हमने इसके बैंक में अकाउंट में कितना था, इसको पैसा कितना देना था, 50,000 सपोज। आपने कहा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जुनैद क्रेडिट है, यानी अनकलेक्टेबल बैड डेट्स एक्सपेंस लिख दो, मैंने बताया था ना ये अनकलेक्टेबल अकाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एक्सपेंस के तौर पर। और इसके अकाउंट रिसीवेबल जो टोटल चल रहा था ना, तो 50,000 से कम हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, इसकी सब्सिडी लेजर में भी क्रेडिट हो गया और कंट्रोल लेजर में भी चला गया है, हमने रिसीवेबल को ही कम कर दिया। बैड डेट रिकवर होता है तब हम एंट्री करते हैं ना, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। हमने कहा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट डायरेक्ट राइट ऑफ, जब कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में, तो इसको कहते हैं राइट ऑफ मेथड। क्या करेंगे फिर? डायरेक्ट राइट ऑफ में आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई ये जो 20 कस्टमर की सेल दी हुई है, आपको बताया कि भाई ये कस्टमर जेड जो है ना, मिस्टर जुनैद है, ये बैंक हो गया, इसलिए इसको राइट ऑफ कर दो। आप क्या करोगे, इसके अकाउंट में देखा आपने कितना है, 50,000। हमने कहा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट
यानी कि सेल्स मेड बट नॉट रिकवर्ड, तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट या अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर जुनैद क्रेडिट राइट ऑफ कर दिया। और ये देखो नरेशन भी दे दिया, टू रिकॉर्ड राइट ऑफ मिस्टर जुनैद अकाउंट एज हिज अकाउंट इज अनकलेक्टेबल। ठीक है, when direct write off method is used, the accounts receivable will be listed in the balance sheet at their gross amount, no allowance account will be। कहने का मकसद है जब हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड ले रहे हैं तो हम अलाउंस नहीं क्रिएट करेंगे, यानी कि प्रोविजन के इतना परसेंट बैड डेट से जाएगा, जरूरत ही नहीं। जब कंफर्म हो जाएगा तो राइट ऑफ कर देंगे। इसका मतलब जो अकाउंट रिसीवेबल में शो हो रहा होगा वही अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई राइट ऑफ हो गया तो फिर भी अकाउंट रिसीवेबल में जो टोटल आ रहा होगा वो शो कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज द अकाउंट्स रिसीवेबल विल बी लिस्टेड इन द बैलेंस शीट एट देयर ग्रॉस अमाउंट, जो अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल में आ रहा है वो शो कर दिया। नो अलाउंस विल बी यूज। समझ गए? डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्लियर हुआ? बोलो यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, एंट्री भी देख ली आपने। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो क्या, नंबर 2 अलाउंस मेथड। सही नहीं, प्रोविजन कर रहे हैं हम कितना बैड डेट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बैड डेट एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड एट द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब एंड हो रहा है ना, जैसे ईयर एंड हो रहा है, हमने एक एंट्री मारी, क्या जनरल एंट्री क्या है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। हालांकि ये भी बैड डेट्स हुआ नहीं है, प्रोविजन कर रहे हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और या अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल, देखो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट है। ये देखो, ये बैड डेट्स एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल अकाउंट ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एक्सपेंस के तौर पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चार्ज हो जाएगा। और ये बैड डेट एक्सपेंस जैसे हम ऐसे फिक्स एसेट्स में करते हैं ना, फिक्स एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम कहते हैं इतनी बुक वैल्यू। ये इसको भी अकाउंट रिसीवेबल को कैसे शो करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल कितना है भाई 9,50,000 और अलाउंस में कितना पड़ा हुआ है 25,000। इसका मतलब बैड अकाउंट रिसीवेबल नेट क्या हो गया 9,25,000 है, टोटल था 9,50,000 और 25,000 पड़ा हुआ है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, या अलाउंस तो माइनस कर दिया इसको, तो नेट कितना हो गया 9,25,000। इस तरह शो करेंगे। ठीक है, उसको नेट ऑफ कर दिया। ठीक है, ग्रॉस पे नहीं शो किया इस यहाँ पे, ये अलाउंस मेथड है, रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड एक्सपेंस एट द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब ये सवाल ये आगे आ रहा है कि यार ये जो हम कंप्यूट करेंगे ना अलाउंस में, किस तरह करेंगे है, कोई कोई प्रोसीजर होगा ना। ये तो हमने समझ लिया, एंट्री तो देख लिया आपने है, एंट्री देखो इसकी भी समझ लो, एंट्री ये करेंगे अलाउंस के अंदर बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट या अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट है, ये ज्यादा पॉपुलर इस नाम से है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। बुक भी यही करी, लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, और ये जो है इनकम स्टेटमेंट में चला गया अमाउंट है, वही सेम अमाउंट होगा और ये बैलेंस शीट अकाउंट रिसीवेबल से माइनस कर दिया, तो रिकॉर्ड है। अब सवाल है कि यार ये जो अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं, हाउ, देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर है, देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर। तो देखिए आगे चले, बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग बैड डेट एक्सपेंस अंडर अलाउंस मेथड। अब क्या तरीका है, देखो बेसिस है, दो बेसिस है अंडर दिस मेथड, टू अप्रोचेज आर यूज्ड टू कंप्यूट द बैड डेट्स। दो अप्रोचेज है, क्या क्या, पहला इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, क्या है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। दो अप्रोच से अमाउंट कंप्यूट करेंगे, क्या क्या, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में क्या है,
अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आर टेकन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। वेरी सिंपल, इसमें क्या करेंगे, बस यही काफी है, लेकिन मैं इसको यहाँ समझा दूंगा। इनकम स्टेटमेंट, राइट, हमारी है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आर टेकन, हमारी सेल है, सपोज साल की सेल है 12 लाख, ईयर एंड पे हमने इतनी सेल की है, ठीक है, राइट, ये सेल हमारी है क्रेडिट पे, ठीक है। सपोज अब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में क्या है, कंपनी ने पास्ट एक्सपीरियंस से अपना, उनको तजर्बा है, कंपनी की मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है कि जो क्रेडिट सेल हम करेंगे ना, उसका 2% ये एक्सपीरियंस है उनका, पास्ट 2% जो है ना, वो इरिकवरेबल होता है। 2% एवरेज क्या करेगी कंपनी, इसका 2% ले लेगी। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है ना, है 2% इसका ले लिया, राइट, तो 2% इसका लिया, तो कंपनी के पास आ गया, साल के जब हम साल के एंड में प्रोविजन कर रहे हैं, क्या है 2%, तो देखा भाई 24,000 है, 24,000, बस अब कंपनी ने प्रोविजन कर लिया इसके बेस के ऊपर, है कि भाई ईयर एंड पे कि 24,000 अमाउंट आया ना इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से, तो ये एंट्री कर दिया, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट या अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट बाय कितना, 24,000, वो इनकम स्टेटमेंट में भी चला गया और ये बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल में से, अगर ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, ठीक है। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आर टेकन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ ये, राइट, क्लियर, समझ गए। सर अब सर हाँ, क्या कह रहे हो। सर समझ गए। अच्छा, अब देखें, अब नेक्स्ट क्या है, जो जो कि पॉपुलर है, ये तो बहुत इजी है और एंट्री कर दी। सेकंड क्या है, बैलेंस शीट अप्रोच। अब बैलेंस शीट अप्रोच क्या है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आर टेकन बेस्ड ऑन पास्ट, देखो क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट अप्रोच में, पहला था इनकम, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आर टेकन, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आर टेकन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। अकाउंट रिसीवेबल में बैलेंस पड़ा हुआ ना, हमने एक परसेंटेज कंप्यूट किया, ठीक है, अंडर नॉर्मली अंडर द सेकंड अप्रोच द कंपनी प्रिपेयर एजिंग शेड्यूल इन which it classifies account receivable balance by length of time they have। देखो इस मेथड में क्या करेंगे हम, रियलिस्टिकली हम पूरे अकाउंट रिसीवेबल को ना एज में डिवाइड कर देंगे। क्या मकसद है कि अकाउंट रिसीवेबल में कितना पैसा पड़ा हुआ है भाई, 25 लैक्स है ईयर एंड पे, 25 लैक्स। अब उसकी हमने एजिंग की कि यानी कि कितना अमाउंट कितने दिनों से ड्यू है, पता लगा 3 लाख, अभी उसकी ड्यू डेट आई नहीं, 25 लाख में 3 लाख, इसका मतलब इसके तो चांस कम है। फिर उसमें देखा 5 लाख अमाउंट ऐसा है जो जो ड्यू डेट जिसको 10 दिन गुजर गए से ऊपर है। फिर देखा 10 लाख ऐसा अमाउंट है जिसको 20 दिन हो गए ऊपर, इसी तरह सो ऑन, ठीक है, हमने एज में डिवाइड कर दिया। देखो ये आपको यहाँ से समझाएंगे, देखिए ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल है टोटल 1 लाख, ये देखो यहाँ से समझ आ जाएगा कितना है, 1 लाख, राइट। हमने एजिंग देखो, अन एस्टिमेटेड अनकलेक्टेड अकाउंट रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल क्या किया, नॉट येट ड्यू, उसमें से 51,000 जो है अभी तो ड्यू हुआ ही नहीं, हमने कहा इसका सिर्फ 1% रखा हुआ है, 1% जो है वो अनकलेक्टेबल हो सकता है। फिर 1 से 30 दिन पास ड्यू है, अब ये तो अभी ड्यू ही नहीं था पैसा पे,
यानी कि अभी तो समझो बिल्कुल सेल अभी हुई 2-4 दिन पहले, यानी कि 1 से 30 दिन के अंदर आ रहा है। अब नहीं, ये जो है इसकी पास ड्यू है, ये इसकी तो अभी ड्यू डेट ही नहीं आई थी। ये है 1 से 30 दिन पास ड्यू को गुजरे हुए, 1 दिन से लेके 30 दिन गुजर चुके, तो हमने कहा ये 29,000 है, उस पर 3% लगा दिया। फिर क्या, 31 डेज से 60 डेज पास ड्यू 12,000 रुपये, इसको हमने 10%, जाहिर है ये परसेंटेज बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब डाउट क्रिएट होता जा रहा है जैसे जैसे लेट होता जा रहा है। 61 से 90 डेज पास ड्यू 3,000 है, उसी ब्रेकअप है, उस पर 20% लगा दिए। और ओवर 90 डेज, ओवर 90 दिन से ज्यादा, अब 91 हो या 100 दिन हो या 200 दिन हो, 5,000 अमाउंट है, उस पर 50% चांस है कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 51 इंटू 1%, 29 इंटू 3%, 12 इंटू 10%, 3 इंटू 20%, 5 इंटू 50%, सारा अमाउंट निकाल लिया। पता लगा ये इसके हिसाब से 5,680 रुपये बनते कि जो कि बैड डेट्स हो जाएगा, चांसेस है। ठीक है, इस तरह एजिंग शेड्यूल बनाइए। देखो कॉलम को याद रखो, पर्टिकुलर्स, एज ग्रुप्स टोटल, यानी कि एज ग्रुप टोटल, ये जो एज दी हुई है ना, ये जो, और अनकंसिडर अनकलेक्टेड, जैसे जैसे पास ड्यू बढ़ेगा ये बढ़ाते जाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आ गया, इसकी एंट्री करेंगे, लेकिन क्या एंट्री करते हुए जब ये अमाउंट आ गया ना, तो नेक्स्ट पेज पे देखो, नाउ सपोज जब हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो देखेंगे अलाउंस में पहले से कुछ पड़ा तो नहीं है। तो देखो अमाउंट कितना आया, 5650। ठीक है, नाउ सपोज ऑलरेडी इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स शोड ए क्रेडिट, पहले से ही 5,000 मौजूद है अलाउंस के अंदर, और हमें चाहिए 5,680 है, और पहले से मौजूद है 5,000, तो कितना लेंगे फिर हम, देखो टोटल रिक्वायर्ड अनकलेक्टेबल एज अबव, ये हमने टेबल से निकाला, और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 5,000, इसका मतलब अब रिक्वायर्ड कितना रह गया, सिर्फ 680। 5,000 पहले से मौजूद है, 680 की एंट्री करेंगे, 5,680 हो जाएगा। तो अब हमने देखो ये वर्किंग करनी पड़ेगी, तो हमारे पास आ गया। नाउ एडजस्टिंग एंट्री विल बी मेड कैसे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट या अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट 680 टू रिक्वायर्ड इंक्रीज इन अनकलेक्टेबल अकाउंट, रिक्वायर्ड, क्योंकि ये पहले से मौजूद था, इसलिए रिक्वायर्ड कितना हो गया, 680 है, और ये कहाँ से आया 5,680, यहाँ से। ठीक है, और इसकी अब एंट्री फौरन कर देंगे ईयर एंड पे, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट 680 टू रिकॉर्ड द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन अनकलेक्टेबल। क्लियर हुआ, ये एंट्री भी समझ आ गई, और ये किस तरह बैलेंस निकाला। एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, और राना कामरान, मिस्टर सर राना इसमें कामरान, जो ऊपर 5,000 उन्होंने पहले दिए थे, अगर वो ना दिए थे तो हम जी जी 5,680 बिल्कुल पूरे ही सही है। लिखते। हाँ, अगर ये 5,000 नहीं होते ना, ये 5,000, तो हम इसी की एंट्री करते फिर 5680 की। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज और नोट करने की बात है, इन्होंने सही बिल्कुल कहा। दूसरे ये कि ये देखें ना, सपोज ऑलरेडी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस, सम टाइम, फिर कह रहा हूँ सम टाइम डाउटफुल अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस मौजूद होता है। सपोज ये 5,000 जो होता है ना, कहता है कि डेबिट बैलेंस है, तो फिर एंट्री कितनी करते, फिर हम दोनों को जमा कर लेते, 5,000 और 6,000, 11,680 से एंट्री होती, तब जाके फिर ये क्रेडिट बैलेंस आता 5,680।
मेरी बात समझे? कभी कभी सवाल ऐसा भी दे देते हैं कि वो जो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो आप क्या करोगे एंट्री फिर? वो सर दोनों प्लस को ऐड करवा के फिर ऐड कर दी। करके ऐड करोगे, फिर उसकी एंट्री क्रेडिट करोगे, तब जाके 5,680 आएगा। ठीक है, ये भी देखोगे। आप देखोगे जो वो क्या कह रहा है, क्रेडिट बैलेंस है ना, हाँ फिर ठीक है। ठीक है, अब हम इस पे सवालात कर रहे हैं। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अकाउंट रिसीवेबल एजिंग ग्रुप के ऊपर किस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने सेंड किए। ठीक है, तो अभी कोई नमाज का ब्रेक तो नहीं हो रहा भाई? सीआर, असर का टाइम कितने बजे? सर अभी 5-10 मिनट है। अच्छा चलो ठीक है, 5:15 शायद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बैंक रिकंसिलेशन अभी आज की क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे कैश मैनेजमेंट में आ रहा था ना बैंक रिकंसिलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराते हैं। तो अब आप क्वेश्चन निकालिए जो मैंने आपको भेजे हैं, दो क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसको आप क्वेश्चन नंबर 16 निकालें। है क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन आज करने हैं। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 से लेके 16 फिर 17 आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्विज़िस, ठीक है, समझो ये पूरी आपकी बेसिक अकाउंटिंग चल रही है, समझो पूरी एक बुक तैयार हो रही है आपके लिए। है, आपको हैंड आउट भी दे रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं टॉपिक के हिसाब से, और उस पर लिखा भी हुआ टॉपिक, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। और क्या चाहते हो आप? ठीक है, अब आप क्लास में टाइम पे नहीं आओगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आपको किसी को फेल नहीं होना चाहिए, ये बता दिया मैंने। देखिए, क्वेश्चन 16 ऑन डिटर्मिनेशन अकाउंट एस्टिमेटेड अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, एबीसी कंपनी यूजेस बैलेंस शीट अप्रोच टू estimate uncollectible accounts expense at year end. ABC company uses balance sheet approach to estimate uncollectible account expense, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस at year end December 31st 2020, and aging of the account receivable produce the following 5 groups. क्या कह रहा है? at year end December 31st 2020 and aging of the account receivable produce the, देखो, फॉलोइंग 5 ग्रुप्स, यानी कि ये अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 4,17,000 टोटल है। टोटल अकाउंट रिसीवेबल है 4,17,000। ठीक है, 4,17,000, राइट। अब उसकी जो ग्रुपिंग की ना, अब ये ग्रुपिंग जरूरी नहीं कि ये 1 to 30, ये कंपनी की मर्जी है किस हिसाब से करे। है, देखो ये ग्रुप बना लिए, 5-6 से भी ज्यादा बना सकते हैं, या 5 ग्रुप है, ABCDE। क्या कह रहे हैं भाई? इसमें से 2,50,000 का अमाउंट ऐसा है कि अभी ड्यू हुआ ही नहीं है। फिर 1 दिन से 30 दिन पास ड्यू हो गया, 1 दिन 2 दिन 10 से 30 दिन तक, वो अमाउंट बनता है 105।